हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मॉडल पेपर हमारा चल रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा पेपर है वो किस पैटर्न पर पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है, आज का मॉडल पेपर है। आज मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तथा इसके प्रभाव को समझाइए, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और इसके क्या प्रभाव पड़े थे देश पर, इसके बारे में बात करनी है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। और जब ये विश्व युद्ध होता है किसके बीच में होता है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। तो बात करते हैं, देखिए क्या प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा था, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और इसका प्रभाव यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट क्या रहे उसके बारे में देखते हैं। भारत के द्वारा प्रथम महायुद्ध में सहायता 1914, यानी भारत में जो भारत के द्वारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सहायता की गई थी। यानी हम ब्रिटिशर्स के साथ थे, यानी अंग्रेजों का साथ इंडियंस ने दिया था। उसके बारे में समझते हैं, क्यों दिया, कैसे दिया, सब कुछ अच्छे से समझेंगे डिटेल से। अंग्रेज हम पर रूल करते थे, फिर भी हमने उनका साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऐसा क्यों? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, यानी 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। चाहे इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की राजनीतिक हत्या थी, परंतु इसके वास्तविक कारण बहुत गहरे और दूरगामी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या मान सकते हैं? या तो ऑस्ट्रिया के जो राज सिंहासन थे उनके उत्तराधिकारी की जो राजनीतिक हत्या की गई थी, उनकी जो हत्या की गई थी उनके बारे में हो सकती है, या फिर इसके बहुत कारण जो है वो दूरगामी है। तो कारण को हम समझेंगे अच्छे से। देखिए, इस युद्ध का भारत की घटनाओं और इसके संवैधानिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि वह उसके मित्र राष्ट्र संसार को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या घोषणा की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों लड़ रहे हैं? कि मित्र राष्ट्रों की रक्षा के लिए, मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है किसके बीच में हो रहा था? जैसे ऑस्ट्रिया, तुर्की, इनके बीच में हो रहा था। और जो मित्र राष्ट्र थे वो जैसे ब्रिटेन हो गए, इंग्लैंड हो गए, मित्र राष्ट्रों में थे, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड ये मित्र राष्ट्र में थे। धुरी राष्ट्र में बात करें तो टर्की थी, टर्की ये सब धुरी राष्ट्र में थे। जापान, टर्की धुरी राष्ट्रों में आते थे। तो हम बात करेंगे, सरकार ने ये घोषणा की थी, सरकार जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या कहा था कि जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं किसकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं? तो लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करने के लिए, संसार में जो मित्र राष्ट्र हैं उनके लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी बाद में, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे? विल्सन ने भी बाद में उसी बात को दोहराया, विल्सन ने भी इसी बात को दोहराया था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत से उदारवादी नेताओं ने यह सोचा कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा है, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने क्या सोचा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी नेता ने क्या सोचा? क्योंकि उदारवादी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा। उसके बाद उग्रवादियों का टाइम पीरियड 1905 से 1947 तक रहा। तो उदारवादी नेता जैसे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये लोग उदारवादी नेता थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि जब, देखिए, नेताओं ने सोचा कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यानी डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है तो वह भारत को स्वभावत उसी वस्तु को देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी लोगों ने सोचा, जो उदारवादी नेता थे इन्होंने क्या सोचा कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, यानी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो वो भारत को लोकतंत्र क्यों प्रदान नहीं करेगा, यानी भारत को स्वतंत्रता क्यों प्रदान नहीं करेगा, ये उन्होंने सोचा। जिस समय प्रथम महायुद्ध छिड़ा तो भारत का महाराज्य पाल लॉर्ड हॉर्डिंग था। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18 के बीच में, उस टाइम पर जो महाराज्यपाल था यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। उसके बाद देखिए, उसने परिस्थितियों को निपुण कुशल ढंग से सुलझाने के कारण भारत की सहानुभूति जीत ली थी। यानी भारत को की जो सहानुभूति थी उसको उसने जीत ली थी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। इसलिए भारत के राजाओं, महाराजाओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। यानी कि ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग किसको मिला?
यानी कि भारतीयों का पूर्ण सहयोग ब्रिटिश सरकार को मिला। जो भारत के राजा महाराजा थे उन्होंने भी सहयोग किया। जो सभी प्रांतों के लोग थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की हेल्प की थी। किस लिए मदद की उन्होंने? ताकि उनको लगता था कि जब ब्रिटेन है यानी जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिशर्स क्यों लड़ रहे हैं? लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं तो हमें लोकतंत्र क्यों नहीं देंगे? इसलिए इन्होंने ये उसमें उनका साथ दिया था। देखिए इसके बाद क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान भूपेंद्र नाथ बसु ने 1914 ईस्वी में मद्रास में यह घोषणा की, भारत तथा ब्रिटेन न्याय, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक विनाशक युद्ध लड़ रहे हैं। यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे जो देखिए भूपेंद्र नाथ बसु प्रधान थे, इन्होंने क्या घोषणा की थी, कहाँ की थी? मद्रास में। और क्या डिक्लेरेशन की थी कि भारत तथा ब्रिटेन यानी भारत और जो इंग्लैंड थे, भारत तथा ब्रिटेन न्याय के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और समानता की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक विनाशक युद्ध लड़ रहे हैं। यानी जो भारत है वो ब्रिटेन के साथ है, ब्रिटेन की पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करने के लिए तैयार थी। यानी जो युद्ध है वो भारत और ब्रिटेन साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मद्रास के राज्यपाल लॉर्ड पेंटलेट ने कांग्रेस के खुले अधिवेशन यानी जो मद्रास के राज्यपाल थे उन्होंने कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भाग लिया। यानी वो राज्यपाल भी अधिवेशन में भाग लिए। जबकि ब्रिटेन की ओर पूर्ण भक्ति प्रदर्शित करने का प्रस्ताव किया गया। यानी ब्रिटेन की ओर पूरी तरीके से सहमति ये प्रदान की गई। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि कांग्रेस अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांग नहीं करेगी। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया, इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कर रही है यानी जो भारत के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इस बात पर विशेष बल दिया कि कांग्रेस अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांग नहीं करेगी। यानी कांग्रेस को जो हम साथ दे रहे हैं उसके लिए, उसके बदले में हमें कुछ मांग नहीं करनी है, कुछ नहीं चाहिए। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के कष्टों को कम करने के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने क्या किया था, तो दक्षिण अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका में जो रहने वाले भारतीय थे उनके जो कष्ट थे उनको कम करने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे जो प्रशंसनीय हैं। उस समय इंग्लैंड में थे जिस समय युद्ध छिड़ा, यानी महात्मा गांधी उस टाइम पर जब भारत और जैसे ब्रिटेन के साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, भारत उसमें साथ दिया था ब्रिटेन का, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी कहाँ थे, वो दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड में थे। देखिए उस समय इंग्लैंड में थे, क्योंकि महात्मा गांधी भारत कब आते हैं, 1915 ईस्वी में आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। तो देखिए उस टाइम पर वो इंग्लैंड में थे जब युद्ध छिड़ा था। उन्होंने उस संकट में ब्रिटिश सरकार को अपनी पूर्ण सहमति तथा समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, उस संकट में ब्रिटिश सरकार को अपनी सहमति और उनका समर्थन किया था। उन्होंने विरोधियों के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि दास जाति को स्वतंत्र होने के लिए अपने स्वामी की आवश्यकता को अपना अवसर बनाना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर उन्होंने विरोधियों के इस तर्क को, विरोधियों का तर्क क्या था कि देखिए उन्होंने विरोधियों के इस तर्क को अस्वीकार किया। किसने किया, महात्मा गांधी ने यह अस्वीकार किया कि दास जाति को स्वतंत्र होने के लिए स्वामी की आवश्यकता को अपना अवसर बनाना चाहिए। जो विरोधियों का ये तर्क था कि दास जाति की प्रथा को अंत करने के लिए जो स्वामी है, स्वामी की आवश्यकता को अपना अवसर बनाना चाहिए। यानी जो विरोधी थे वो क्या कह रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, यानी अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हुए हैं, वो हमारे लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, हमारी स्वतंत्रता से संबंधित, हमारे जो लोकतंत्र से संबंधित वो कार्य नहीं करते, तो हम उनका साथ क्यों दें। लेकिन इन्होंने इस जो विरोधियों के जो तर्क थे इसको अस्वीकार करते हुए क्या कहा कि स्वतंत्र होने के लिए अपने स्वामी की आवश्यकता को अपना अवसर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा यदि हम अंग्रेजों की सहायता और असहयोग से अपना दर्जा सुधार सकते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम संकट के समय उनकी सहायता करें। यानी इन्होंने क्या कहा, यदि हम अंग्रेजों की हेल्प से और उनके सहयोग से अपने दर्जे को सुधार सकते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि संकट के समय में हम उनकी हेल्प करें। यानी यदि अंग्रेजों की सहायता, लेकिन अंग्रेज क्या ही सहायता करते थे अपने लिए। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, बहुत सारे आंदोलन चलाए, रॉलेट एक्ट चलाए, बहुत प्रताड़ित किया भारतीयों को। लेकिन लोगों को लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम उनका साथ देंगे तो शायद अंग्रेज हमारे लिए कुछ करे। जैसे उन्होंने सोचा कि हमारे लिए भी अगर वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं तो हमें लोकतंत्र क्यों नहीं देंगे, ऐसी भावना थी लोगों के मन में। चलिए देखते हैं, युद्ध के कारण स्वशासन की मांग में तेजी। जब युद्ध हुए तो उसके कारण जो स्वशासन यानी अपना खुद का शासन होना चाहिए, इसकी मांग में भी वृद्धि हुई। युद्ध के कारण भारत में स्वशासन की मांग बहुत तेज हो गई थी, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक्सविथ के आश्वासनों
कि भारत की समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा तथा बाद में दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज की इस घोषणा ने कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उष्णकटिबंधीय देशों पर लागू किया जाएगा। यानी कि देखिए, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कहा था कि जो भारत की समस्याएं हैं, जो उनके दृष्टिकोण है, इन पर विचार किया जाएगा तथा बाद में जो दूसरे प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने भी क्या कहा, ये घोषणा की थी कि जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है यानी ये उष्णकटिबंधीय देशों पर लागू नहीं किया जाएगा। भारत में एक नई आशा और उमंग का संचार कर दिया। यानी इन्होंने ऐसा कहकर के भारत में एक नई आशा का, नई उमंग का संचार किया। अपने जो बातें थी, प्रधानमंत्री जो कहते थे उनके माध्यम से लोगों को लगता था कि शायद वो हमारे लिए ऐसा करेंगे। उन्होंने यह सोचा कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंकुशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यानी अंग्रेज किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? निरंकुशवाद के लिए। और किस लिए लड़ रहे थे? लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें अधिराज्य की स्थिति दे दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इन ऊंचे शब्दों के से कि युद्ध के पश्चात छोटे राष्ट्रों तथा राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो छोटे राष्ट्रों तथा राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। यानी वो अपना निर्णय स्वयं कर सकेगी, अधिकार उनको दिया जाएगा। भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना और अधिक जाग उठी। ऐसा सुनकर के लोगों की जो भावनाएं थी स्वतंत्रता की, वो जाग उठी कि हमें आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। प्रिंसिपल श्री राम शर्मा के शब्दों में, प्रिंसिपल श्री राम शर्मा ने क्या कहा? युद्ध में नैतिक मूल्यों के पुष्टिकरण यानी अनुमोदन तथा आत्मनिर्णय के अधिकार ने भारत के लोकतंत्र को बहुत यदि इस संसार को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित रखने की दृष्टि से लड़ा जा रहा था, तो यह आशा की जाती थी कि भारत को भी स्वशासन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया जाएगा। यानी लोगों ने सोचा कि अगर ब्रिटेन स्वशासन के लिए यानी लोकतंत्र के लिए अगर युद्ध कर रहा है, तो वो हम भारतवासियों को भी स्वशासन यानी अपने खुद के शासन के लिए, हम अपने देश पर अपना खुद का हमारा शासन हो, इसके लिए भी हमारे मार्ग जो है वो अग्रसर किया जाएगा। लोगों ने ऐसा सोचा था और ये सोच करके लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिए, लोकमान्य तिलक की मांडले जेल से 6 वर्ष की कैद के बाद रिहाई। यानी लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक है, ये मांडले जेल में 6 सालों तक बंद रहे थे। उसके बाद इनकी रिहाई होती है। कब होती है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 16 जून 1914 की अर्धरात्रि के थोड़ी सी देर बाद 6 वर्ष की कैद के पश्चात छोड़े गए। यानी 1914 में ये छोड़े गए थे। कब? 16 जून 1914 की अर्धरात्रि के बाद 6 वर्ष की इन्होंने सजा काटी थी। उसके पश्चात ये जेल से छोड़े गए। उन्हें मांडले की जेल में बंद रखा गया था। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध 4 और 8 अगस्त 1914 को घोषित कर दिया था। यानी कि ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध जो विश्व युद्ध है, इसकी घोषणा कर दी थी 4 अगस्त और 8 अगस्त 1914 को। महत्वपूर्ण बात यह है कि तिलक की युद्ध के बारे में पहली प्रतिक्रिया में किसी प्रकार की सौदेबाजी की भावना नहीं थी। उन्होंने वीरतापूर्वक 27 अगस्त 1914 को अपने एक कथन में यह घोषणा की कि ऐसे संकट के समय प्रत्येक भारतवासी का यह परम कर्तव्य है, चाहे वो बड़ा हो अथवा छोटा हो, धनवान हो अथवा गरीब हो यानी निर्धन हो, कि वह ब्रिटिश सरकार को अपना समर्थन तथा सहायता अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार दे। यानी जब बाल गंगाधर तिलक जेल से आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये हर देशवासियों का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि चाहे हम बड़े हों या छोटे हों, चाहे हम धनवान हो या गरीब हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार का समर्थन हमें अपनी जो योग्यता है हमारी उसके अनुसार करना चाहिए। उसके बाद देखिए, होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में, 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। देखिए, तिलक द्वारा गृह शासन की मांग 28 अप्रैल 1916 का बलग्राम मैसूर यानी में होम रूल लीग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि यह भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सारे संवैधानिक उपायों का प्रयोग स्वशासन की प्राप्ति के लिए करेगी। यानी होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। मैसूर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये किस उद्देश्य से की गई थी? कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सारे संवैधानिक उपायों का प्रयोग स्वशासन की प्राप्ति के लिए करेंगे। यानी जो भी हम करेंगे वो स्वशासन के लिए करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। देखिए, भारत में लोकमत को संगठित तथा शिक्षित करेगी। तिलक ने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोरदार प्रचार किया। प्रत्येक स्थान पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ और हजारों लोगों ने होम रूल लीग की सभाओं में भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने तिलक के भाषणों की बहुत गंभीरतापूर्वक छानबीन की थी। यानी ब्रिटिश सरकार, यहाँ तिलक होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ने तिलक
यानी यहाँ हुआ तिलक ने, यहाँ पर तिलक हुआ। तिलक के भाषणों की बहुत गंभीरतापूर्वक छानबीन की थी। देखिए मुसलमानों का क्या प्रभाव रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का एक और प्रभाव यह पड़ा कि भारत के मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस के समीप आने लगे, क्योंकि टर्की का सुल्तान जो संसार भर के मुसलमानों का धार्मिक मुखिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। यानी कि देखिए मुसलमानों का क्या प्रभाव पड़ा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस के समीप आने लगे। क्यों? क्योंकि जो टर्की के सुल्तान थे, जो संसार भर के मुसलमानों के धार्मिक मुखिया थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों का देखिए मुसलमान क्या करते, वो टर्की लोगों का साथ देते, यानी अंग्रेजों का साथ नहीं देते, क्योंकि जो उनके धर्म गुरु मानते थे वो उन्हें धार्मिक मुखिया मानते थे। जो टर्की के सुल्तान थे उन्हें खलीफा मानते थे लोग। पहले मुस्लिम लीग अंग्रेजों की तरफ झुकी हुई थी, यानी पहले तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों की तरफ झुकी हुई थी, परंतु टर्की के सुल्तान के रवैये को देखते हुए यह कांग्रेस की तरफ झुकी और 1916 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग समझौता हुआ। मुस्लिम लीग समझौता कब होता है? ये लखनऊ में होता है, 1916 में होता है। देखिए क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब खिलाफत आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है तो मुसलमान अंग्रेजों का ही साथ देते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने मुसलमानों से कहा, ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों से कहा कि यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुम हमारा साथ दोगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हम जो टर्की के खलीफा हैं सुल्तान, उनके जो उनको मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे या फिर उनको जैसे खलीफा के पद से नहीं हटाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ दिया मुसलमानों ने, उसके बाद उन्होंने खलीफा को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। देखिए आगे है नेक्स्ट पॉइंट, क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन। क्रांतिकारियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए वो देखते हैं। जबकि उदारवादी ब्रिटिश सरकार को सब प्रकार की सहायता बिना शर्त दे रहे थे और उग्रवादी इस शर्त पर सहायता देने के लिए तैयार थे कि भारतीयों को स्वशासन अथवा गृह शासन दे दिया जाए, यानी लोग चाहते थे, ये मांग करते थे कि भारतवासी जो है उनको स्वशासन दिया जाए। क्रांतिकारियों ने युद्ध में मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का स्वर्ण अवसर देखा। इसलिए रास बिहारी बोस ने जिसने 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी की सहायता से 1915 में भारत में क्रांति करने की योजना बनाई। यानी कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। कब फेंका था? देखिए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर उन्होंने बम फेंका था। तो बम फेंकने के बाद उन्होंने क्या किया, अमेरिका में लाला हरदयाल जी ने जो गदर पार्टी की स्थापना की थी, उसकी पार्टी की सहायता से 1915 में भारत में क्रांति करने की योजना बनाई। किसने? रास बिहारी बोस ने। देखिए लाला हरदयाल ने अमेरिका में गए हुए भारतीयों में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अदम्य उत्साह जो है उत्पन्न कर दिया। यानी कि जो अमेरिका में भारतीय रहते थे उनके जो अपने देश की स्वतंत्रता है उसके लिए उन्हें उत्साहित करते थे। ये जो गदर पार्टी की स्थापना की थी उसका मेन उद्देश्य वही था, उसका पर्पस जो था वही था। कई सौ भारतीय क्रांतिकारियों जो कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार थे, रास बिहारी बोस की सहायता से भारत आए। यानी जो चाहते थे कि हम अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे, तो वो क्या हुए, रास बिहारी बोस के साथ भारत आए। रास बिहारी बोस, बागी करतार सिंह यानी जो करतार सिंह सराबा है, सचिंद्र नाथ सान्याल और गणेश चंद्र पिंगल ने 21 फरवरी 1915 को सारे देश में एक व्यापक क्रांति के लिए एक महान योजना बनाई। परंतु देशद्रोही कृपाल सिंह के द्वारा भारत की ब्रिटिश सरकार को सब कुछ पता चल गया। यानी इन्होंने देखिए रास बिहारी बोस ने मिलकर के और जो करतार सिंह सराबा और सचिंद्र नाथ सान्याल और गणेश चंद्र पिंगल जो हैं, इन्होंने मिलकर के 1915 में एक योजना बनाई थी। तो लेकिन जो यह देखिए कृपाल सिंह क्या है, देशद्रोही, इसने जाकर के ब्रिटिश सरकार को सब कुछ बता दिया था। इससे क्रांतिकारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। पुलिस ने कई स्थानों पर बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने क्या किया, जो अपने देश के लीडर रहे उनको गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बागी करतार सिंह है, यानी जो बागी करतार सिंह सराभा है उनको, विष्णु गणेश पिंगले को, भगत सिंह को और भाई परमानंद और मान सिंह तथा उधम सिंह थे, इनमें जिनको अरेस्ट किया गया था। इतना सब कुछ होते हुए भी रास बिहारी बोस बचकर निकल गए थे। 24 व्यक्तियों को जिनमें करतार सिंह सराबा, बागी करतार सिंह, जगत सिंह, मान सिंह तथा उधम सिंह शामिल थे, मृत्यु दंड मिला। यानी देखिए एक देशद्रोही के वजह से कितने लोगों को मृत्यु दंड मिला, जबकि बहुत से अन्य व्यक्तियों को आजीवन कैद की सजा मिली। इस केस को
सरकार ने 1915 का लाहौर षड्यंत्र केस कहा, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी पकड़े गए उन पर अभियोग लाहौर में चलाया गया था। तो इसको लाहौर षड्यंत्र कांड क्यों कहा गया? क्योंकि जो उनको पकड़े थे उन्होंने, उन पर जो कार्यवाही थी वो लाहौर में चलाई गई थी। भाई परमानंद के मृत्यु दंड को बाद में घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान में भेज दिया गया। कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें बाद में मुक्त कर दिया गया। पंजाब के मुख्य न्यायाधिपति बागी करतार सिंह के मृत्यु दंड को भी आजीवन कैद में बदलने को तैयार थे, क्योंकि जो बागी थे, बागी करतार सिंह एक सुंदर और योग्य व्यक्ति था, परंतु उसने मुख्य न्यायाधिपति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बागी करतार सिंह ने कहा, यानी उनकी जो सज़ा थी, मृत्युदंड की सज़ा थी, उसे उन्होंने माफ़ करने के लिए कहा। उन्हें केवल जैसे जेल में रख करके सज़ा उनको दी गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो देखिए, उसके जो अंग्रेज़ों के प्रस्ताव थे उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बागी करतार सिंह ने कहा कि मैं आजीवन कैद की बजाय फांसी को अच्छा समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बार बार जन्म लूँ। देखिए कितने अपने देश के लिए कितना इनके मन में जुनून था कि इन्होंने कहा, जो बागी करतार सिंह है, कितने कम लोगों को पता होगा बागी करतार सिंह के बारे में। देखिए कितने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो उनकी सजाएं थी वो माफ़ की जा रही थी, उसके बाद भी इन्होंने फांसी को चुना। देखिए इन्होंने कहा कि मैं आजीवन कैद की बजाय फांसी को अच्छा समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बार बार जन्म लूँ। कितना इनका स्टेटमेंट, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो क्रांतिकारी रहे, कितने इनके मन में कितना अपने देश के प्रति भक्ति थी, कितना प्रेम था। मैं प्रत्येक बार फांसी के तख्ते पर चढ़कर प्रसन्न होऊंगा जब तक कि मैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा लेता। इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज मेरी सज़ा माफ़ ना करे, मैं अपनी फांसी को चुनूंगा और तब तक हर बार फांसी को चुनूंगा और अपने हर बार जन्म लेकर अपनी मातृभूमि की जो है वो रक्षा करूंगा। जब तक अपने देश को आज़ाद नहीं करा लेता, मैं हर बार फांसी के फंदे को चुनूंगा। तो देखिए जो करतार सिंह है, ये कितने मतलब आज के टाइम पर अपने देश के लिए इतनी भावना लोगों के मन में नहीं होती। उस टाइम पर अंग्रेज इतना प्रताड़ित करते थे, फिर भी लोगों के मन में कितनी भावना होती थी अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए लोग मरने मिटने तक को तैयार थे। आप यहाँ पर अनेक उदाहरण देख सकते हैं। हालांकि एक दो जो देशद्रोही थे, जैसे अभी हमने देशद्रोही के बारे में पढ़ा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या नाम था, हमने अभी देखा था जो देशद्रोही थे जिनके कारण कृपाल सिंह, ये देखिए कृपाल सिंह, इसकी वजह से पूरा जो प्लानिंग था हमारे क्रांतिकारियों का वो फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बता दिया और ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। कईयों को फांसी की सजा दी, कई को आजीवन कारावास दिया था। तो अपने देश के लिए जो मर मिटने को तैयार होते हैं वो चाहे फांसी हो, चाहे जेल में रखे, या कितना भी प्रताड़ना सहना पड़ता था वो सहते थे। तो ऐसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे महान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमने देखा था पहला क्वेश्चन, जैसे प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ, कैसे हुआ था और इसके क्या प्रभाव रहे। जैसे मुस्लिम लीग कांग्रेस के समीप आई और जो मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराया गया 1916 में। देखिए अपने देश के जो लोग थे वो सोचते थे कि अगर अंग्रेज लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों ना वो हम भारतवासियों को क्यों हमें आज़ादी नहीं देंगे, क्यों हम इस स्वशासन का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा कि अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जो साथ तो ले लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियंस का साथ ले लिया, लेकिन उसके बदले उसके बाद कितना उनके खिलाफ में बहुत सारे आप एक्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने रॉलेट एक्ट को पढ़ा, बहुत जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब रॉलेट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके बाद में हुआ। तो हमें कितना अब लगता है कि हमने अंग्रेज़ों का साथ देकर कितना गलत किया, लेकिन खैर अंग्रेज़ों की सोच थी वैसी। तो देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में अच्छे से समझा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट वाइज हमें कैसे लिखना है, कैसे हमें देखिए लिखना और एग्ज़ाम में मार्क्स आने ये अलग बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा विश्व युद्ध कैसे हुआ, हम अपने देश में विश्व युद्ध हुआ तो हमने कैसे साथ दिया, क्या रीज़न रहे थे और क्या क्या क्रांतिकारी जो समितियाँ चली थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।